जी तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज अकाउंट का एक और वीडियो लेके। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आपसे साझेदारी लेखे के संबंध में, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमने फिर से तैयार करके रखा है, क्योंकि आज हम इसी के आधार पर बनाने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दें। इसमें हमने कल आपसे बताया था कि जब भी आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको खाते का नाम लिखना पड़ेगा, उसके नीचे आपको एज ऑन करके आपको डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद इसके दो साइड थे, डेबिट साइड और था आपका क्रेडिट साइड। ठीक है ना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे हमने सबसे पहले कहा था आपसे कि यहाँ पर दोनों तरफ अपन को सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन या इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, जबकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो बस इसी नियम को फॉलो करते हुए अगर आपको आपके क्वेश्चन में सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर धोखे धड़ाके से लॉस हो गया तो उसको आप कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी ग्रॉस लॉस करके। स्टार हमने यहां पर इसलिए लगाया हुआ है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, होना तो प्रॉफिट ही चाहिए, है ना। तो सामान्यतः हमारे क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है, तो कट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा था डेबिट साइड में फर्म के लिए तीन मुख्य खर्चे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या होता है? सैलरी। तीसरा क्या होता है? कमीशन। हमने ये भी बताया था आपको कि साझेदारी फर्म का खाता ही होता है। ये खाता जो होता है वो एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट होता है। हम सभी साझेदारों का खाता कौन सा होता है? ये साझेदारों के पूंजी खाते, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये चीजें जो होंगी क्या होंगी? डेबिट पक्ष में लिखी जाएंगी। और क्रेडिट साइड में इनकम का एक ही सोर्स होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बस आपको याद रखना है। इसका संबंध भी साझेदारों से है। क्यों? क्योंकि भैया फर्म पूंजी पर ब्याज देती है किसको? साझेदारों को। फर्म सैलरी देती है किसको? साझेदारों को। फर्म कमीशन देती है किसको? साझेदारों को। और आहरण पर ब्याज लिया जाता है किससे? तो वो भी साझेदारों से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया जाता है किससे? आपसे ही रिसीव किया जाता है, तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाती है। तो सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है? अरे भाई नीचे लिखा हुआ है आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चे, जो फर्म करती तो है लेकिन वो आपके ऊपर नहीं करती है, वो करती है अपने लोन को चुकाने के लिए। लोन पर देती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एक नया खर्चा आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में दिया जाता है तो डेबिट साइड पे लिख दीजिएगा। फर्म के पास होती हैं बहुत सारी संपत्तियां जिस पर लगता है डेप्रिसिएशन, तो जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन भी लिखा जाता है डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, यानी कि मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है, और हानि को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। नीचे आ जाता है आपका बैड डेब्ट्स रिजर्व, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने उधार माल बेच तो दिया, पता नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा करते थोड़ा सा पैसा समझ जाते हैं कि हो सकता है 95% मिल जाए, तो 4-5% लोग ऐसे होते हैं जो आपका पैसा ना दे, तो पहले से पैसे के लिए अपन रिजर्व बना करके रखते हैं। चलिए ठीक है, फिर हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि अगर आपका क्रेडिट से ज्यादा आता है, यानी कि इनकम साइड का टोटल 50,000 आता है और एक्सपेंस साइड का टोटल आता है 20,000, तो हम क्या करेंगे? इनकम के 50,000 में 20,000 को लेस कर देंगे तो 30,000 हमारा प्रॉफिट बचेगा, लेकिन लिखेंगे कहां पर? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि भैया क्रेडिट का ऑलरेडी टोटल 50,000 आ रहा है, डेबिट का आ रहा है 20,000, तो भैया टोटल बराबर करने के लिए दोनों तरफ बराबर बराबर लिखना पड़ेगा। तो 50,000 लिखेंगे इधर भी और 50,000 लिखेंगे इधर भी। अब जो 20,000 घटेगा तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हमने आपको इसके बारे में डिटेल से कल के वीडियो में बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से मैंने समझाया था। तो वही प्रॉफिट हो गया। और बाई चांस डेबिट बैलेंस आ जाता है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो पहुंच जाएगा हमारे लॉस के पास। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछना तो मैं भूल ही गया। ऑब्जेक्टिव टाइप अभी मुझे जस्ट याद आ गया कि अगर किसी भी लाभ हानि नियोजन खाते का, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसे करके मैंने बताया, तो वो क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट कहलाता है। क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेट लॉस। ठीक है ना। तो यही ऑब्जेक्टिव पूछना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलिए
कल रिप्लाई तो दिया नहीं आपने, तो मैंने सोचा खुद ही बता दूं इसके आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, जिस पर अपन ने कल चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और अब इन्हीं लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर, इसी फर्म के अकाउंट के आधार पर हम बनाएंगे अपना अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के तरीके होते हैं दो, एक होती है स्थायी पूंजी खाता विधि, एक होती है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें डिफरेंस भी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी पूरी उम्मीद भी है। तो पहले खाते बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट ही नहीं पता रहेगा तो आप डिफरेंस को समझ नहीं पाएंगे कि भैया फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इधर पे। एक बार ट्रांसफर करने के लिए बड़े ही आराम से ध्यान से सुनिएगा कि अगर अपन इस अकाउंट को बनाने के बाद ये अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चीज डेबिट में लिखी हुई है, जो भी चीज डेबिट में लिखी हुई है वो जाएगी क्रेडिट साइड में, और जो भी चीज क्रेडिट में लिखी हुई है वो जाएगी डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि भैया कल हमने बताया था एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे अस्तित्व की मान्यता, लेखांकन अस्तित्व की जो मान्यता होती है उसके अंतर्गत व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों का अस्तित्व कैसा होता है? अलग अलग होता है। व्यापार और व्यापार के स्वामी का अस्तित्व अलग अलग होता है। ऐसे ही साझेदार और साझेदारी फर्म दोनों का यहाँ पर अस्तित्व यानी एंटिटी क्या है? अलग अलग है। ये फर्म का खाता है, फर्म पूंजी पर ब्याज हमको दे रही, तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है, तभी ना डेबिट साइड पे लिखे हैं। लेकिन यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल रहा है तो ये हमारे लिए इनकम होगी। फर्म सैलरी दे रही है तो इसीलिए तो खर्चा है, इसीलिए तो डेबिट में लिखा, लेकिन दे किसको रही? सैलरी हमें दे रही है, साझेदारों को दे रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। अब इसके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में रहेगा, हमारे लिए वो इनकम है तो कहाँ जाएगा भाई? क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसलिए चलिए तो शुरुआत करते हैं। लेकिन ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लाभ हानि समायोजन खाता है। तो यहाँ पूंजी पर ब्याज तो आपने लिख दिया है ना, पूंजी तो नहीं लिखे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज तो आपने लिख दिया, लेकिन आहरण तो नहीं लिखा। लेकिन आपको बता दें जब भी हम पूंजी खाते बनाएंगे तो सी से होती है कैपिटल, तो सी से होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड की शुरुआत सदैव कैपिटल से करेंगे, ठीक है ना। और डी से होता है ड्राइंग और डी से होता है डेबिट, तो डेबिट साइड की शुरुआत जो करेंगे वो हम किससे करेंगे? ड्राइंग से करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन समस्या खड़ी हो गई आके यहाँ पर साझेदारों की पूंजी खाता विधि में। ये है हमारी स्थायी पूंजी खाता विधि जो कहता है नहीं भैया हमारी पूंजी खाता विधि में यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से बनाए तो कहता हम पूंजी के अलावा किसी को लिखबे ना करेंगे, यानी कि इसमें लिखी जाएगी सिर्फ आपकी कैपिटल, कैपिटल के अलावा हमको कुछ लिखना ही नहीं है। ओहो सर लिखेंगे किधर? तो हमने कहा भैया सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल। लेकिन सर लिख दें, हम क्या लिख दो तो क्या बाई कैपिटल लिख दें? हम कह रहे नहीं 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 नहीं, 11वीं में पढ़े थे आप लेजर, उसी तरीके का है ये भी खाता। लेजर में आपको पता था अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे तो कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, कैश अकाउंट बना रहे तो कैश वर्ड नहीं आएगा, परचेज अकाउंट बना रहे तो परचेज वर्ड नहीं आएगा। तो भैया आएगा क्या? कुछ नहीं, लिखना क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल का ही पैसा यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? बाई बैलेंस बीडी करके। कैसे लिखा जाएगा? बाई बैलेंस बीडी करके। और यहां पर लिख दीजिए इनका पैसा। सर और क्या क्या लिखा जाएगा? तो भैया और कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फिक्स मेथड, स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि में सिर्फ और सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता है ना सर। तो इतनी सारी चीजों को ट्रांसफर कैसे करेंगे हम? क्या उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट खोला है? बस बगल में जो स्विच लगा है उसमें उंगली लगाइए, पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं अपन। करंट अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल झंझनाता हुआ। चलिए तो अब अपन आ जाते हैं अपने करंट अकाउंट में, यानी कि अपने का तात्पर्य पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो सारी चीजें कहां लिखी जाएंगी? करंट अकाउंट में। लेकिन अरे भैया इसको बंद तो कर दो। लो भैया बंद कर दिए। सर टोटल, हमने कहा लगा देना टोटल, बस इतना ही। अब क्या करें, पूंजी बस तो लिख रहे हो, तो पूंजी को लिखोगे तो टोटल करने की तुम्हारी इच्छा है तो लो कर दो, नहीं करेंगे तो समस्या नहीं, क्योंकि टोटल तो इतना ही रहने वाला है। हाँ ऐसा कर सकते हो, यहाँ मान लो 2 लाख पूंजी लगाए, यहाँ पे भी 1 लाख रुपए लगी हुई है,
तो तुम्हारी इच्छा है बैलेंस निकालने की तो निकाल देना फिर, और नहीं निकालोगे तो कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। डबल लाइन जरूर खींच देना, तभी तो अपना अकाउंट होगा बंद, नहीं तो अकाउंट बंद ही नहीं होगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनाने वाले हैं हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कैपिटल बस को अपन ने उधर छोड़ दिया, तो कैपिटल के अलावा बाकी सारी चीजें इधर लिखी जाएंगी, लेकिन चीजें यहां पर वही आएंगी जो किससे संबंधित होंगी, पार्टनर्स से, यानी कि साझेदारों से। मान लीजिए डेबिट साइड से, इधर के डेबिट साइड से और इधर के क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे कहीं पार्टनर्स का नाम था क्या, नहीं, तो ये चीज पार्टनर्स से संबंधित नहीं है, इसका ट्रांसफर हम इधर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को। किसको किसको, ए को और बी को। तो अरे भैया दोनों आके, ये डेबिट में है तो ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। लिखेंगे कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को जितना पैसा दिया गया है ए के खाते में लिख दो, बी को जितना पैसा दिया गया है बी के खाते में लिख दो। इसके नीचे लिखी हुई है टू सैलरी, किसको दी गई भैया सैलरी, ए को और बी को। तो ठीक है भैया, ये तो साझेदार है, तो आ जाओ यहां पर लिखो आके बाय सैलरी। अब ए को जितना पैसा दिए ए को लिखो, बी को जितना दिए बी में लिखो, और मान लो बी को दिए ही नहीं तो ना लिखो, खाली छोड़ दो, लेकिन फिलहाल तो आप दे देते हैं सभी को सैलरी। आगे आते हैं कमीशन। टू कमीशन है तो भैया किसको दिया गया, साझेदारों को, तो ये भी भैया दे दो, साझेदारों को दिया गया है, तो बाय कमीशन। ए को जितना दिए ए में, बी को जितना दिए बी में। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिया गया है, पता नहीं सर जी, हमको कैसे नहीं पता, नाम हमारे नाम है तो नहीं लिखा होगा, कोई बाहरी आदमी, साझेदार तो नहीं है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, साझेदार का नाम है, नहीं लिखा, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। बैड डेब्ट्स रिजर्व के नीचे भी साझेदार का नाम नहीं लिखा, तो हम इसको साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट, इनका बिल्कुल भाई ट्रांसफर करो। तो नेट प्रॉफिट किसको किसको दिया गया, वही साझेदारों को, ए को भी दिया गया है और बी को भी। तो क्या टू नेट प्रॉफिट है, तो क्या यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट लिख दें, हम क्या, नहीं यार, थोड़ा सब्र तो करो, यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, इस खाते का। कौन से खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे इनका प्रॉफिट। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया था अपने से तो नहीं दिया गया था, ये तो अपन ने कैलकुलेट करके निकाला था ना, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट जो होगा इसका रिजल्ट कहलाएगा, है ना। तो इसी रिजल्ट को अपन सीधे खाते का नाम लिख देते हैं कि ये कौन सी कक्षा का रिजल्ट है भैया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नामक क्लास का रिजल्ट आ गया है। बस डेबिट साइड का ट्रांसफर अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, किसके क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, लेकिन अपने किधर, डेबिट साइड में। चलो तो शुरुआत करते हैं। अरे सर आप ही ने तो कहा था कि डेबिट साइड की शुरुआत किससे होगी, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग। तो डेबिट साइड की शुरुआत कर दो ड्राइंग से, ऊपर नहीं लिखे थे क्या। अरे सर कैपिटल भगा दिया था, कहता है यहाँ पर सिर्फ कैपिटल की एंट्री की जाएगी, कैपिटल के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। तो हम कहा चलो कोई बात नहीं यार, ना परेशान हो। तो इसलिए अब डेबिट साइड की शुरुआत करने हम आ गए हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग। ये खाता आपके लिए हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे आप पार्टनरशिप से रिलेटेड, सब में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका बेसिक फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर है। तो अगर ये बन जाएगा तो आगे के सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, यहाँ तक कि थ्योरी में भी काम आने वाला है। डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन थ्योरी में है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत ड्राइंग से कर दी। दो ही चीजें तो एक्स्ट्रा लिखी जाती हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग, बाकी तो यहीं से ट्रांसफर करना है। तो यहां पर देखिए बाई बैलेंस क्रेडिट, इधर का क्रेडिट और इधर का क्या देखना है, डेबिट साइड देखना है। यहाँ साझेदारों का नाम है नहीं तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। ये भैया ये क्या है, अरे सर ये है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लिया गया है, साझेदारों से। तो फिर लिख दो साझेदारों के खाते में। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लिखेंगे कैसे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां लिख दे रहे हैं। और नेट लॉस, ओहो नेट लॉस पहली बात तो भैया आपको होने नहीं वाला, लेकिन बाई चांस अगर आपको हो जाता है तो ये भी है रिजल्ट किस खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो जो नेट लॉस आया है ये इस अकाउंट का रिजल्ट है। तो भैया इसको भी जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर लिखने वाले हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे लगा दे रहे हैं स्टार, क्योंकि आपको या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस, दोनों चीजें आपको एक साथ होने वाली नहीं है। अब अपन यहां पर करेंगे टोटल। टोटल करने पर आपको बता दें कि हमेशा जो बैलेंस आता है इसका क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। क्रेडिट बैलेंस का तात्पर्य है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आएगा तो क्या कहलाता है? डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो आपको बता दें कि इसका बैलेंस सामान्यतः क्या होता है? क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा आता है। इधर का आ गया है 1,00,000 रुपए, इधर का आ गया है आपका 60,000 रुपए, तो 40,000 जो यहां बचेगा तो उसको नेट प्रॉफिट नहीं कहना है। अब इसको अपन कहेंगे टू बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन वाला बैलेंस। बाई चांस अगर इधर बच जाता है, मतलब कि डेबिट साइड का टोटल अगर 1,00,000 और क्रेडिट साइड का 90,000 आ जाता है तो 10,000 इधर बचेगा, तो भैया उसको बाई बैलेंस CD लिख देना। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। कौन से मेथड से? फिक्स मेथड से, यानी कि स्थायी पूंजी खाता विधि से हमने आपका पूंजी खाता तैयार कर दिया। इस पूंजी खाते के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी साझेदारों का चालू खाता। जब हम स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं, फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ किसकी एंट्री की जाती है? कैपिटल की, बाकी किसी को लिखे नहीं जाता। तो भैया बाकी चीजों को लिखने के लिए अपन को अलग से कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात, इसकी तीसरी विशेषता आपको बता दें कि भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजी लिखी जाती है, कैपिटल लिखी जाती है। और कैपिटल किस पक्ष में लिखी जाती है? किस साइड में लिखी जाती है? आपके क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जब क्रेडिट में ही लिखी जाएगी और सिर्फ कैपिटल ही लिखी जाएगी, डेबिट में कुछ होगा ही नहीं, तो टोटल किधर का ज्यादा होगा? क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा। तभी कहा जाता है कि भैया इस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिटेड है ना, कहा जाता है ना, मतलब कि इस तरफ का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो चलो, इसीलिए क्रेडिट होता है क्योंकि इधर सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री की जाती है, तो इसीलिए कैपिटल बस लिखेंगे तो टोटल तो ज्यादा होगा ही होगा। चलो, अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, इसी का दूसरा मेथड देखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट का मिश्रण है। मात्र 5 मिनट लगेगा समझने में, क्योंकि अभी अपन ट्रांसफर कर रहे थे तो थोड़ा समय ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाने वाले हैं उसका मेथड है अब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, मतलब फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इससे हम बनाने क्या जा रहे हैं? तो भैया हम बनाने जा रहे हैं फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी अकाउंट बनेंगे नीचे डेट हमेशा रहेगी, एज ऑन करके डेट लिख दीजिए ना। सर करंट अकाउंट भी बनेगा क्या? तो हम कहा नहीं भैया, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, अब यहां पे बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दें, ये तो हमारा कॉलम हो गया आपके पर्टिकुलर्स का, और ये कॉलम हो गया हमारे अमाउंट का। अब अगर आपके पास 2 साझेदार हैं तो अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, 3 है तो 3 बनाओगे, 4 साझेदार हैं तो 4 कॉलम बनाना। हम तो भैया 2 ही पार्टनर को लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो पर्टिकुलर्स यहां पे फिर आ जाएगा आपका अमाउंट। 2 पार्टनर कौन कौन है अपने पास? ए और बी, है ना, ए और बी। चलिए अब बनाते हैं। इसमें सारी चीजों को बस लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये है हमारा डेबिट साइड, ये है हमारा क्रेडिट साइड। बड़ा ही मिलनसार किस्म का है। ये नहीं कहता है कि कैपिटल को अलग करो बाकी को अलग करो,
यहाँ पे कैपिटल अलग हो गई थी, बाकी 4 उंगलियां नीचे आ गई थी, अंगूठा ऊपर रह गया था। अब इन पांचों को इकट्ठे करके अपन को यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देना है। क्रेडिट साइड में जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड की शुरुआत होती है कैपिटल से। अकाउंट भी बना रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल वर्ड तो नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल को लिखा कैसे जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। ये लिख दिया हमने साझेदारों की पूंजी, ये आ गई। इसके बाद फर्म के लिए 3 खर्चे, कौन कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। वही आपके लिए साझेदारों के लिए क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो भैया लिख दो इनकम साइड में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड बट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो साझेदारों का खाता बन रहा है ना भाई, तो फिर लिखो इनकी 3 इनकम, चेंज कर लेते हैं कलर, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने, बाई सैलरी लिख दिया हमने, बाई कमीशन वो भी लिख दिया हमने। ना सर प्रॉफिट होगा तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन लिखोगे क्या उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पे देखिए एक चीज थी, यहां 4 चीजें थी, तो वही 1 और 4 मिलकर के 5 चीजें एक साथ आ जाएंगी बस। रही बात एग्जाम में आप कौन सा मेथड बनाओगे, तो भैया एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको मेथड सामान्यतः नहीं दिया जाता है। अगर मेथड दिया है तो आप ये दिया तो ये मेथड से बनाओ, ये दिया तो ये मेथड से बनाओ। और सिर्फ कह दिया कि पूंजी खाते बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसी तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि आप पूंजी खाता फ्लैक्चुएशन मेथड से बनाओ। बनाने से फायदा बस इतना है कि 2 बार आपको ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, 2 बार इधर लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, 2 बार बैलेंस नहीं निकालना पड़ेगा, तो सीधे सीधे आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। वैसे ही इतना सा तो समय रहता है, 3 घंटे का समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है ना। चलिए डेबिट साइड आ जाते हैं। तो डेबिट साइड में हमने कहा था डेबिट साइड की शुरुआत किससे होगी, ड्राइंग से। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा चुका है कि भैया पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मद क्या है, या फिर कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि आहरण को यानी ड्राइंग को पूंजी खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है, टू ड्राइंग। अब फर्म के लिए एक इनकम क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तुम्हारे लिए एक खर्चा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो तुम्हारा खर्चा है तो लिखा कहां जाएगा, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग नहीं पूछ पाता है, चलो ठीक है। बस अब इसके बाद निकालना है आपको बैलेंस। यहां पे अपन ने कर दिया टोटल, यहां पे अपन करेंगे टोटल। सामान्यतः मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि टोटल हमेशा सामान्यतः क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आएगा। तो बैलेंस आपका जो बचेगा किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस सीडी करके। ओपनिंग बैलेंस को बीडी कहते हैं, जो बैलेंस हमको निकालना पड़ता है सीडी। लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूं इसमें भैया इधर तरफ का बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है। अगर हो जाता है तो फिर ये जो टू बैलेंस सीडी है वो क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस निकालते आपको आने लगा होगा, नहीं आता है तो अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कल से न्यूमेरिकल इस चैप्टर के रहेंगे, तो फिर आपको मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब पूंजी खाता यानी कि न्यूमेरिकल वाइज हमने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया था, आज मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दिया। न्यूमेरिकल का काम तो लगभग हो गया। इनकी तैयारी करके जरूर आइएगा कल, क्योंकि जब तक आपसे ये फॉर्मेट नहीं बनेंगे तब तक न्यूमेरिकल तो बनने वाले नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी में पहुंचते हैं। अब थ्योरी में आपको बताने वाला हूं स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए सुनते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि स्थायी पूंजी खाता विधि में जब पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ किसका लेखा किया जाता है, पूंजी का। यानी फिक्स कैपिटल मेथड से जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओनली कैपिटल। जबकि अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से यानी कि इस परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो क्या कैपिटल बल लिखे हो, हाँ, कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, लाभ, हानि, आहरण पर ब्याज, सबका लेखापन कर देते हैं। दूसरी बात,
जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, होना भी चाहिए। पूंजी बल लिखे हो, पूंजी लिखे हो, ऊपर से कौन से साइड लिखे हो, क्रेडिट साइड, तो टोटल तो क्रेडिट का ही ज्यादा आएगा, तो हमेशा इसका बैलेंस क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लेकिन अगर अपन परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में है, देखो यार पूंजी के साथ साथ कितनी सारी चीज लिखे हैं, क्रेडिट में भी लिखे हैं, डेबिट में भी लिखे हैं, तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही शो करता है, लेकिन कभी कभी डेबिट भी शो कर सकता है। फिक्स कैपिटल मेथड है। अब ये कहा जाता है यहां पर पूंजी सदैव स्थिर रहती है, मतलब कि जो कैपिटल रहती है वो ऑलवेज फिक्स रहती है, रह भी ना करेगी भाई, कैपिटल के अलावा कुछ लिख ही नहीं रहे हो। 2 लाख कैपिटल तो टोटल 2 लाख, 5 लाख कैपिटल तो टोटल 5 लाख, 1 रुपए ना कम हो रहा है ना 1 रुपए ज्यादा हो रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए इसकी कैपिटल फिक्स रहती है। लेकिन इसकी कैपिटल हमेशा फ्लेक्चुअल होती रहती है, परिवर्तित होते रहती है, क्योंकि पूंजी के साथ साथ आप बहुत सारी अन्य चीजों का भी लेखा यहाँ पर करते हैं। फिर इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि जब भी हम स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स मेथड से, तो हमको अलग से एक करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। क्यों खोलना पड़ता है? क्योंकि इसमें तो पूंजी का लेखा कर रहे हैं, तो बाकी चीज का लेखा करने के लिए अलग से अपन को एक अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम फ्लक्चुएशन मेथड से यानी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं, तो हमको अलग से कोई करंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं रहती। भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तो है अपना बैच मुख्य रूप से, इंग्लिश में हमने बताया तो है, एक बार हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, सिर्फ हिंदी में देख लेते हैं। तो भैया सुने ध्यान से स्थायी पूंजी खाता विधि में जब पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से जब हम पूंजी खाते बनाते हैं तो पूंजी के साथ साथ पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, हानि, आहरण, आहरण पर ब्याज सबकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। स्थायी पूंजी खाते विधि से जब हम पूंजी खाते बनाते हैं तो इसमें इस पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, बताया ना कि इसमें इतना ही बल लिखा जाता है। लेकिन जब हम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो इसका शेष क्रेडिट तो होता है, लेकिन कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। जब हम पूंजी खाता स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो इसकी पूंजी सदैव क्या रहती है? स्थिर रहती है, भैया रह भाई करेगी ना, इसके अलावा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जब हम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो इसकी पूंजी परिवर्तित भी होते रहती है। फिर हमने बताया कि जब स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो यहां पर क्या होता है, स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते समय अलग से हमको एक करंट अकाउंट चालू खाता खोलना पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते समय हमें कोई चालू खाता खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये क्वेश्चन हमारा आज का हुआ कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं, बस थोड़ी सी 2 क्वेश्चन इसके थ्योरी वाले रह गए हैं। साझेदारों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और दूसरा प्रश्न है लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। हम इसको लिख करके तो भेजेंगे, लेकिन 2-2 मिनट में बस इसको समझ लीजिए। साझेदार को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो वो अपने फर्म की पुस्तकें, जितनी भी लेखा पुस्तकें हैं, उसको कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार रहता है, कभी भी उसका निरीक्षण कर सकता है, उसकी चेकिंग कर सकता है। दूसरा अधिकार रहता है कि फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा यानी कि जो भी लाभ होगा उसको लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। फर्म का संचालन करने में भी उसको अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि फर्म को ऑपरेट करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में भी उसको अधिकार प्राप्त है। वो बिजनेस के संचालन में, व्यापार के संचालन में भी भाग ले सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गए साझेदार के अधिकार। लाभ की गारंटी क्या होती है बेटा? तो क्या होता है, हम 2 साझेदार मिलकर के बिजनेस कर रहे थे, है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बता रहा हूं मैं आप लोग को। 2 साझेदार हम लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे थे, तीसरा पूंजी की कमी पड़ गई, यार बैंक वाले इतनी जल्दी लोन दे नहीं रहे हैं, व्यापारियों को वैसे भी कहाँ इतनी जल्दी लोन मिलता है, तो हमने क्या किया, तीसरे साझेदार को बुलाया। अब वो दोस्त है, हमने कहा चल यार बड़ा आदमी है, हम क्या पैसा लगा दो, लेकिन यार उसको बिजनेस करने में डर लग रहा है। वो कह रहा है कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ बिजनेस ना करेंगे, अगर हानि हो गई तो। हम क्या नहीं होगी ना यार, प्रॉफिट होता है हम लोग को, देखो यार हमारी बैलेंस शीट देख लो, इतनी सारी हमारा 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा। नहीं मान रहा, तो हमने कहा चलो ऐसा है, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुमको महीना में, मतलब तुमको महीना ही साल में खाता बनता है, तुमको 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो कम से कम होगा। वो बोला ना हुआ तो उसने कह दिया कि ना होगा तो तुम मेरे से ले लेना। तो जब ना होगा तो मेरे से ले लेना, तो उसने एक तरीके से क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो जब हमारी फर्म में कोई नया साझेदार आता है या हमारी फर्म का कोई साझेदार बिजनेस करने से हिचकिचा रहा है, तो ऐसी दशा में
किसी एक साझेदार के द्वारा या फर्म के सभी साझेदार के द्वारा, जितने भी आप 2-4 साझेदार हैं, सभी साझेदारों के द्वारा उस नए साझेदार को ये गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, लाभ की गारंटी। अगर उसको 50,000 का प्रॉफिट हो गया या 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया तो वो उसी का रहेगा, लेकिन अगर 50,000 से कम प्रॉफिट हुआ, 45,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 45,000 का, तो 5,000 रुपए कौन देगा? अगर मैंने गारंटी दी है तो मैं उसको 5,000 रुपया दूंगा। अगर हम बाकी दोनों साझेदारों ने दी है तो हमारा जो भी लाभ हानि बांटने का हिस्सा है, मतलब प्रॉफिट लॉस रेशियो है, अगर बराबर बराबर हम लोग लाभ हानि का विभाजन करें तो 2,500 रुपए मैं दूंगा, 2,500 रुपए मेरा दूसरा साझेदार देगा, है ना। अगर हम लोग इस तरीके से अनुपात, मतलब कि 3:2 में बांट रहे थे प्रॉफिट लॉस को, तो भैया 5,000 के कितने टुकड़े होंगे? 5। 3,000 रुपए मैं उसको दूंगा और 2,000 रुपए वो देगा। सवाल में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक ही साझेदार उस साझेदार को गारंटी दे रहा है तो पूरे राशि का भुगतान वही करेगा जितना उसको कम प्रॉफिट हुआ है, और अगर 2 या 2 से अधिक साझेदार उसको गारंटी दे रहे हैं तो वो जिस भी अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं उसी अनुपात में उस 5,000 रुपए का भुगतान करेंगे। चलिए, इस तरीके से थ्योरी वाइज, प्रोफार्मा वाइज ये चैप्टर अपना हुआ कंप्लीट, है ना। अब अपन लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं, और न्यूमेरिकल की तैयारी आने वाले 2 दिनों में ही अपन को करनी है। और बाकी आपको इसको और डिटेल से अपन जब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? अकाउंट का जब पेपर होगा और बीएसटी के पेपर के बीच में जो गैपिंग है उसमें हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं। कल नहीं, कल नहीं मिलना है भैया, अभी तो इकोनॉमिक्स और बीएसटी बाकी है, साथ में हिंदी इंग्लिश बाकी है। जो हमारे साथ, जो हमारी टीम के मेंबर है कौशलेन सर, वो आपको हिंदी और इंग्लिश के वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। मैं भी कुछ समय बाद इकोनॉमिक्स और बीएसटी के वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं। अभी फिलहाल चलते हैं। ऑल द बेस्ट।